हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन के अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर लिखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी बने रहें, इस चीज को देखिए। आपको इस चैप्टर का पूरा अति लघुतरीय, लघुतरीय, आंकिक प्रश्न सभी का वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाएगा। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज की इस वीडियो में अति लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर करते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय और आंकिक प्रश्नों का भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अति लघुतरीय का फर्स्ट कहता है कि समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरणें पड़ती है वो टकराकर या तो उसी के दिशा में लौट जाती, उसी पथ पर लौट जाती है, या उसके अगल बगल से होकर के एक ही जगह पे वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो उत्तर में हमने यहाँ पे लिखा है 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण है वो किस प्रकार परावर्तित होती है। तो जो किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है वो लंबवत ही क्या होती है, पुनः अपने पथ पर लौट जाती है। ठीक है, उत्तर में हमने लिखा भी है कि पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, अर्थात वो लंबवत ही लौट जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए। तो समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए जो आपतन कोण, परावर्तन कोण का मान होना चाहिए वो आपका 0 डिग्री होना चाहिए। यदि वो 0 डिग्री है तब वहां पे अभिलंब आपतन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कहता है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या डिफरेंस होता है, या क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये बताना है। उत्तर में हमने लिखा है कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में जो संबंध होता है वो दोनों बराबर का होता है, अर्थात वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि आप जितना दूर वस्तु को रखेंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर बनता है। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। उत्तर में हमने लिखा है कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका उत्तल दर्पण होता है और सेकंड आपका अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। गोलीय दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो क्या होता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है वही आपका मुख्य अक्ष कहलाता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है उसी को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर अगला आइए, अगला क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस की परिभाषा दीजिए। तो अवतल दर्पण में फोकस क्या होता है, इस चीज को आइए जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसारित होती है, जिसे फोकस कहते हैं। और आप सभी को पता होगा कि फोकस को F से सूचित किया जाता है और यहाँ पे मुख्य अक्ष को P से सूचित किया जाता है, तो आप ध्यान रखना। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अभी हमने आपको बताया था कि फोकस दूरी को या फोकस को F से सूचित किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि F और R में क्या रिलेशन है। तो उत्तर में हमने देखिए लिखा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही संबंध है। अर्थात अगर सूत्र में देखना चाहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं F बराबर R/2। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि एक दर्पण का नाम बताएं जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो आप सभी को यहाँ पे थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आवर्धित का मतलब होता है
बड़ा प्रतिबिंब। और बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण देता है? तो ये आपका अवतल दर्पण देता है, उत्तल दर्पण नहीं देता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 11 आइए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए? यानी इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। तो ये क्वेश्चन में आपको आभासी का मतलब कहा गया है काल्पनिक, ठीक है। यानी कहा गया है कि अवतल दर्पण पर हम किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उसका आभासी प्रतिबिंब बने। तो उत्तर में हमने लिखा है कि वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखें। यानी अगर इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जाने तो F और P के बीच में यदि आप रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु को या कोई भी वस्तु हो वो किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कहने का मतलब यदि C पर रखा जाए तो वो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है, और जो वस्तु होता है वो क्या, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इक्वल बनता है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब आगे देख लेते हैं अब इसका क्या उत्तर लिखे हमने। तो उत्तर में देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा? वस्तु दूरी u का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि वो ऋणात्मक होगा। u का चिन्ह क्या होगा? ऋणात्मक होगा। आप लोग को याद होना चाहिए कि जो वस्तु दूरी u होता है वो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में ऋणात्मक ही होता है। अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी यहाँ पे F का जो मान दिया है, अगर हम लोग इसको अंकित प्रश्न को मान करके सोल्व करें तो F बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यानी U बराबर दिया है तो U यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये आपको 15 सेंटीमीटर दिया है। और आपसे पूछा है कि इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो उत्तर में हमने लिखा है कि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। यहाँ पे जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो ये होगी कि जो वस्तु है जितना साइज का उससे वो बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, लेकिन उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा वस्तु के अपेक्षा, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो? तो अभी हमने आपको ऊपर समझाया था कि जब वस्तु के आकार बराबर चाहिए तो आपको वक्रता केंद्र यानी C पर रखना होगा। यदि आप वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वो वस्तु का आकार और वस्तु का जो आकार होगा वो वस्तु के बराबर ही होगा और उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि किस गोलीय दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? वो कौन सा दर्पण है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखना। जबकि जो अवतल दर्पण है इसमें आभासी प्रतिबिंब के साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है क्या एक उत्तल दर्पण किसी वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तर में हमने लिखा नहीं, केवल ऐसा अवतल दर्पण में होता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ बनाता है, उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ बनता है।
अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि एक दर्पण की फोकस दूरी f बराबर -15 सेंटीमीटर है, यह अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण। तो उत्तर में हमने लिखा है कि जब भी f का मान निगेटिव आए तो वो आपका अवतल दर्पण होता है। तो उत्तल, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि गोलीय दर्पण की आवर्धन की परिभाषा दें, यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं इसका आपको परिभाषा देना है। उत्तर में हमने लिखा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो रेशियो होता है, यानी इसका फॉर्मूला की बात करें तो m बराबर होता है h1 बटा h2, या ऐसे लिख सकते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की जगह पे बच्चों आप लोग ध्यान रखना, कहीं कहीं बिंब लिखा हुआ होता है तो उसे बरगलाना नहीं, उसको हम लोग वस्तु ही बोलते हैं। तो बिंब की ऊंचाई, ठीक है, इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। जो आवर्धन m है उसका ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि m का जो ऋणात्मक मान है वो ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है एवं उल्टा है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या वास्तविक है एवं उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, यानी वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब यहाँ पे आपको r दिया है। ठीक है, और r बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर दिया है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, यानी f बराबर आपसे पूछा है वाट। तो अभी आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था कि f बराबर होता है r/2। तो r कितना है 20 है, ये 2 है, इसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आप इस चीज को बना लीजिए इस वीडियो को देख करके। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखें, यानी उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है इसको लिखना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि ये गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब देता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना कर देता है, जिससे उस हम आने वाले जो पीछे की गाड़ी है या यात्री है या कोई भी चीज है उसको आसानी से देख पाए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हमने ऊपर आपको सोल्व किया। इसमें आपको f बराबर फाइंड करना है और r का वैल्यू 32 दिया है। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया था f बराबर r/2, यानी 32/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इस चीज को भी समझ गए होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उससे आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में हमने लिखा है कि यह वैसा प्रतिबिंब होता है जो किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। यानी हम लोग, अगर हमसे पूछा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब से भैया हम यही समझते हैं कि वो जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक नहीं होता है, किसी बिंदु को मिलाने से कल्पना करने से वो प्रतिबिंब बनता है, वही आपका काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या अर्थ है। समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का क्या मतलब होता है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि समतल दर्पण में आवर्धन m बराबर +1 का अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के जैसा ही है, उसमें कोई कम बेसी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये +1 m बराबर +1 का मतलब होता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C पर एक किरण A से B आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी। तो इसका सही जवाब होगा ये उसी पथ पर परावर्तित हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि
जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र से उसका प्रतिबिंब उसका किरण गुजार जाती है तो पुनः वो वक्रता केंद्र पर ही लौट जाती है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग को लिखिए। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो उत्तर में हमने लिखा है फर्स्ट में कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग हजामती के रूप में करते हैं। हजामती करने का मतलब जो सैलून में जो दर्पण लगा हुआ होता है, जो कांच का शीशा लगा हुआ होता है, वो अवतल दर्पण का ही होता है और वो लगाना भी चाहिए ताकि किसी भी चीज को यानी बाल को जो ठाकुर लोग हैं, नाई लोग हैं, वो बड़ा करके देख सकें और उसका अच्छे से सेविंग कर सकें। नंबर 2 में हमने लिखा है कि सर्च लाइट में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं, टॉर्च में करते हैं, टेबल लैंप में करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए आपको आगे का वीडियो जानना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे जो भी वीडियो है उनको जाके देखिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका बिल्ड हो सके और जो भी आपके अंदर डाउट है वो भी आपका क्लियर हो जाए। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।